बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी बच्चों, आज ये थर्ड चैप्टर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग, इसको हम स्टार्ट करेंगे। और इसमें बेसिकली यही है कि जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में इकट्ठे कैसे होते हैं, बॉन्ड कैसे बनाते हैं और नई चीज़ें कैसे बनती हैं, जो जिसको हम कंपाउंड कहते हैं। एक तो मिक्सचर है ना, मिक्सचर में चीज़ें सिंपल रूटीन के अंदर चीज़ें हम इकट्ठी कर रहे होते हैं और उनमें अपनी प्रॉपर्टीज़ बरकरार रहती हैं। लेकिन कंपाउंड में एक नई चीज़ बन जाती है, जैसे पानी है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे वो केमिकली कंबाइन हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे होकर एक नई चीज़ बना रहे हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पे समझाई जानी है। तो ये हमारा मेन पेज है आपके सामने, केमिकल बॉन्डिंग। अगेन ये शुरू में ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है कि इस चैप्टर को पढ़ के हमें क्या क्या समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, वो अपनी बात है, क्या क्या समझ आ जानी चाहिए। तो चले खैर, यहाँ से स्टार्ट होना है 3.1। वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स? क्यों बनाते, क्यों है, रीज़न क्या है? अलग-अलग क्यों नहीं रह सकते, अकेले अकेले रहें अपने अपने घरों में बॉन्ड क्यों बनाते हैं? ठीक है, वो हमने देखना है कि वजह क्या है। सो कहते हैं एटम्स हैव अ टेंडेंसी। एटम के अंदर जो है एक टेंडेंसी का उर्दू मीनिंग होता है, इसको आप कह लें रुझान, कि एटम्स के अंदर एक रुझान होता है। किसी रुझान बेसिकली यही है, जैसे मुझे जी क्रिकेट का बड़ा शौक है तो मेरा क्रिकेट की तरफ रुझान है, मेरी टेंडेंसी है कि मैं फारग टाइम में क्रिकेट खेलूंगा, तो इसको टेंडेंसी कहते हैं। सो कहते हैं एटम्स हैव अ टेंडेंसी, एटम्स के अंदर एक रुझान होता है टू डिक्रीज देयर एनर्जी, कि वो अपनी एनर्जी को कम कर लें। पहले ज़ाहिर एनर्जी ज़्यादा है, ओवरऑल एनर्जी ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, तो एटम का ओवरऑल एक एनर्जी लेवल होता है। तो उनके अंदर कहता है ये टेंडेंसी है कि वो अपनी एनर्जी को कम करने की तरफ जाते हैं। दे कैन डू दिस। अब इसको वो कैसे कर सकते हैं? बाय कंबाइनिंग विद अदर एटम्स। अगर वो दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन कर जाएं, उनके साथ इकट्ठे हो जाएं, उससे फिर क्या होता है, उनकी एनर्जी लोअर डाउन हो जाती है। इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना, और ज़ाहिर है ये कुदरती तौर पर मौजूद है। अब ज़ाहिर है वही बात है, पीछे बिहाइंड द सीन यही है कि अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें बनाई हुई है ना, लेकिन जब बनाई हुई हैं तो ऐसे वो साइंटिफिक अंदाज में बनाई हुई हैं कि वो हर चीज़ जो है वो अपनी जगह फिट बैठ रही होती है। ऐसी चीज़ें नहीं बना दी, उसके पीछे साइंस है, इल्म है, नॉलेज है। ठीक है, तो ये कहते हैं नेचुरल एक फिनोमेना है, नेचुरल एक काम है, बिकॉज इट इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। जब वो अपनी एनर्जी को लूज डाउन करते हैं, कम करते हैं, तो उससे क्या होता है, उनके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है, वो एक जगह पर रुक जाते हैं। जैसे वही बात है, एक सिंपल सी मिसाल है कि जब लड़का और लड़की बड़े हो रहे होते हैं, जवान होते हैं, तो उनकी शादियां कर दी जाती हैं। तो शादी करके स्टेबल हो जाते हैं, अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं सुकून के साथ। लड़के की शादी हो गई, अब वो इधर उधर बाहर किसी को तंग नहीं करेगा। ठीक है, पहले उसमें एनर्जी ज़्यादा है, वो इधर उधर जो है उल्टे सीधे काम कर रहा है एंड सो ऑन। लेकिन जब उसकी शादी कर दी है, एक फैमिली वाला हो गया, तो फिर वो आराम से बैठ गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टेबल हो जाना। ठीक है, एक जगह सुकून से बैठ जाना, स्टेबिलिटी आ जाना, क्योंकि पहले एनर्जी ज़्यादा है, एटम में एनर्जी ज़्यादा है, तो अपनी एनर्जी को जब उसने थोड़ा कम किया है, और कैसे कम किया है, बॉन्ड बना के, तो बॉन्ड बना के फिर वो आराम से बैठ जाएगा, एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, स्टेबिलिटी आएगी। ये वर्ड आपने याद रखना है, स्टेबिलिटी। अपनी स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एटम्स ने अपनी एनर्जी को कम करना है। तो ये इसमें पॉइंट हम लेंगे। हाउ डू एटम्स सक्सीड इन लोअरिंग देयर एनर्जी? अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कैसे अपनी एनर्जी को कम करते हैं। अगेन वही हमने कहा, बॉन्ड बना के। द अर्ली केमिस्ट, शुरू के जो केमिस्ट्री वाले थे, हैड स्टार्टेड थिंकिंग, उन्होंने ये सोचा अबाउट दिस अ लॉन्ग टाइम अगो, बट काफ़ी देर से वो सोच रहे थे। दे फाइनली सक्सीडेड, आखिरकार उनको कुछ आइडिया मिल गया, टू गेट एन आंसर ओनली व्हेन द नोबल गैसेस। कहता है आंसर उनको तब मिला था जब ये जो नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, तो ये कहता है ये जो गैसें हैं, को 7, 5, 4, 5 जितनी भी गैसें हैं, ये जब डिस्कवर हुई है ना, तो इसको देख के उनको आइडिया हुआ कि ये क्यों होते हैं ये चीज़ ऐसे। अब देखें, इन गैसों का नाम हमने रखा हुआ नोबल गैसेस, शरीफ गैसें हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी लेवल पहले ही कम है, ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करती, ये पहले से स्टेबल थी। ठीक है, ये किसी के साथ रिएक्ट कर ही नहीं रही, इसलिए इनका नाम रख दिया नोबल, कि भाई कहीं से भी इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाना। ठीक है, अलहदा ही रहना इन्होंने। ठीक है, बट डिस्कवर्ड हीलियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल।
अब यहाँ अहम बातें आ गई कि हीलियम का जो बाहर वाला शेल होता है, आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इर्द गिर्द, उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो वो शेल्स होते हैं उनके, एक नज़दीक वाला, एक उससे पीछे वाला, एक उससे पीछे वाला। तो जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसको हम आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। तो कहता है हीलियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वी आल्सो नो अबाउट दीज गैसेस दैट नाइदर देयर एटम्स कंबाइन विद देमसेल्व्स नॉर विद अदर एटम्स। मैंने अभी आपको बताया आपस में भी रिएक्शन कोई नहीं है इनका, और ना ही दूसरे एटम्स के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं। द प्रोबेबल रीजन, कहता है कि जो लगता है कि ये रीज़न या वजह हो सकती है फॉर दिस लैक ऑफ रिएक्टिविटी, कि जो रिएक्शन नहीं कर रहे, वाज देयर स्टेबिलिटी, कि उनके अंदर पहले से ही स्टेबिलिटी मौजूद है। इट वॉज सजेस्टेड दैट, यानी फिर ये बात बताई गई कि दीज गैसेज वर स्टेबल, ये पहले से स्टेबल हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अब ये याद रखना है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन हीलियम एंड 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द रेस्ट ऑफ द गैसेज। हीलियम जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बाकी जो नोबल गैसेज हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और ये बेसिकली जो हमने पीछे भी पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कि जी पहले शेल में 2 होते हैं, उससे आगे वाले में 8 होते हैं, और उससे आगे वाले में 18 थे शायद, ठीक है। तो जो एक शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी हो सकती है, उसी को हम कहते हैं कि वो कंप्लीट हो जाना। अब हीलियम के अंदर 2 हैं, तो वो 2 ही हो सकते हैं, 2 से आगे नहीं जाना, क्योंकि वो शेल ही पहला शेल है उसका, पहले शेल में 2 ही होते हैं, ठीक है। तो उसने अपनी कन्फिग्रेशन पूरी कर ली हुई है। इसी तरह जो बाकी सारी हैं, नियॉन, आर्गन वगैरह, उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉनों को उन्होंने कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो वो स्टेबिलिटी है। 2 इलेक्ट्रॉन होना, 8 इलेक्ट्रॉन होना, ये स्टेबिलिटी है, कि इससे ज़्यादा हमें गुंजाइश नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है, दैट्स इट, हम स्टेबल हो गए हैं। तो ये वो बात कर रहा है कि वो उन्होंने पूरा कर लिया हुआ उसको। दिस गिव्स राइज टू द प्रिंसिपल। अब यहाँ से ये ज़ाहिर है याद करने वाली चीज़ भी आ सकती है कि कहते हैं यहाँ से एक प्रिंसिपल निकलता है, एक असूल बन जाता है, दैट हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, कहता है 2 इलेक्ट्रॉन होना किन के लिए? हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, क्योंकि ये शुरू वाले हैं ना, हाइड्रोजन हीलियम, क्योंकि इनका एक ही शेल होता है, इसलिए सिर्फ इन्हीं की बात की जा रही है कि इनके लिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच हैव ओनली द फर्स्ट शेल, वही बात। और 8 इलेक्ट्रॉन, या फिर कितने हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो इन द आउटर मोस्ट शेल, मेंट स्टेबिलिटी, उसका मतलब होता है कि स्टेबिलिटी होती है। यानी अगर पूछा जाए कि एटम कब स्टेबल होगा, तो आपने कहना भाई उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। 2 सिर्फ किसके लिए? हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। ये भी शार्ट सवाल सेपरेटली बन सकता है कि हाइड्रोजन कौन से 2 एलिमेंट्स हैं जिनका आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही सिर्फ हो सकते हैं, तो वो हम कहेंगे हाइड्रोजन और हीलियम है, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में शुरू में आते हैं, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल मेंट स्टेबिलिटी एंड हेंस अनरिएक्टिविटी, और इससे फिर रिजल्ट निकलता है अनरिएक्टिविटी, वो रिएक्शन नहीं करते, वो किसी और के साथ मिल के कोई नई चीज़ नहीं बनाते, ठीक है। स्टेबिलिटी जब आ जाए तो फिर रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्टिविटी एज वेल। दिस प्रिंसिपल वर नेम एज डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। अब ये अगेन याद रखने वाला बड़ी इंपॉर्टेंट बात, डुप्लेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होना, ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होना। तो ये हमने इसे रूल डेवलप कर लिया। तो इस सारे में हमने क्या समझा कि एटम्स जो हैं अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे होते हैं। वो कैसे करते हैं? अपनी एनर्जी, जो हायर एनर्जी है उसको लूज डाउन करते हैं, लोअर एनर्जी लाते हैं, अपने आप को स्टेबल करते हैं। और वो स्टेबल कैसे होता है? अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर या 2 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करते हैं। इस तरह से उनकी स्टेबिलिटी आ जाती है। 2 वाले रूल को हम कहते हैं डुप्लेट रूल, और 8 वाले रूल को कहते हैं ऑक्टेट रूल, ठीक है। इस तरह से आगे, द डिस्कवरी ऑफ डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल वाज फॉलोड बाय अनदर सिमिलर सजेशन। कहता है इसके बाद हमने एक और बात भी की, दैट एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स, एटम बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड का मतलब वही है किसी और के साथ मिल जाना। जैसे हम पानी वाली एग्जांपल बार बार लेते हैं, सिंपल एग्जांपल है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के पानी बना रहे हैं, तो ये बॉन्ड बनता है ना हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, तो इसको बॉन्डिंग कहते हैं। सो एटम्स फॉर्म बॉन्ड बिकॉज दे वुड लाइक टू लोअर देयर एनर्जी, ज़ाहिर है अपनी एनर्जी को कम करना चाहते हैं, बाय कंप्लीटिंग देयर डुप्लेट और ऑक्टेट, अपने आप को वो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने में या 8 करने में। अब इसी के पास 7 हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर आउटर मोस्ट शेल में, तो वो चाहेगा कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन कहीं और से मिल जाए,
ठीक है। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल, अब ये एग्जांपल आ रही है फॉर सोडियम एटम, सोडियम का जो एटम है, इट इज़ ईजी टू लूज वन इलेक्ट्रॉन। कहता है उसके लिए आसान है कि एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर दे किसी को, एंड स्टेबलाइज, और अपने आप को स्टेबलाइज कर ले इटसेल्फ, देन टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन, यानी बजाय 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने के, मांग के लाने पे, उससे बेहतर नहीं है अपना एक इलेक्ट्रॉन ही दे दिया जाए, क्योंकि दो तरह से स्टेबिलिटी मिल सकती है उसको, क्योंकि उसका सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन है, या तो वो एक को ही वापस भेज दे, भाई तुम भी निकलो यहाँ से, मेरा शेल ही खत्म हो जाएगा वाला, क्योंकि एक का क्या फ़ायदा, यहाँ तो 7 लेके आए किसी से, तो 7 मांग के लाना मुश्किल होगा उसके लिए, ठीक है ना। उसके इर्द गिर्द कोई और एटम हो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 हो और वो देने पे भी तैयार हो जाए, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है, वो कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए। वो सोडियम जो है वो इस तरह से करता है और अपने आप को फिर स्टेबल कर लेता है। सो सोडियम एटम देयरफॉर अडॉप्ट द एनर्जेटिकली ईजियर पाथ, तो कहते हैं आसान रास्ता वो ढूंढता है, एंड लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन को वो बेच देता है, एक इलेक्ट्रॉन को, टू फॉर्म अ बॉन्ड, बॉन्ड बनाने के लिए। इन द सेम वे, इसी तरीके से, इट इज एनर्जेटिकली फेवरेबल फॉर हाइड्रोजन एटम, कहते हैं हाइड्रोजन के लिए भी ये फेवरेबल है टू लूज वन इलेक्ट्रॉन, के उसके भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, कि वो एक अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाए टू बिकम प्रोटॉन H+। अब यहाँ एक अगला स्टेप आ रहा है, क्योंकि बॉन्ड अब बनेगा कैसे, इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, वो लेने देने से फिर होगा क्या, होगा ये कि आयन बनेंगे। अगला स्टेप ये है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो पीछे क्या होगा, पीछे प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, एक जितने हैं, ठीक है ना। तो जब एक जितने हैं तो ओवरऑल एटम न्यूट्रल होता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है। लेकिन जो ही एक इलेक्ट्रॉन निकल जाना है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, नेगेटिव की कमी हो गई, पीछे पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाएगा, तो प्लस का चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो ये आयन्स डेवलप होते हैं, और आपको पता है जब आयन डेवलप होते हैं ऑपोजिटली, एक पे नेगेटिव आयन, एक पे पॉजिटिव आयन, तो आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव का एक जनरल रूल है कि ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डेवलप हो जाएगी, और उस फोर्स की वजह से वो बॉन्ड बनेगा, आपस में इकट्ठे रहेंगे, जुड़ जाएंगे, नई चीज डेवलप कर लेंगे। हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ आयन यानी कि प्रोटॉन बन जाएगा, और गेन वन इलेक्ट्रॉन, और अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो बिकम हाइड्राइड आयन यानी H-, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आ गया तो माइनस चार्ज। इन द लेटर केस इट्स कंप्लीट इज डुप्लेट, और दोनों केसेस में फिर यही होता है कि अपने डुप्लेट को वो पूरा कर लेता है अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो दो हाइड्रोजन एटम इसी तरह से तो इकट्ठे उड़ते हैं कि एक कहता है भाई तुम मेरे वाला इलेक्ट्रॉन ले लो, जिसके पास डबल हो जाएंगे उसके पास नेगेटिव चार्ज हो जाना है, उसका डुप्लेट भी पूरा हो जाना है, और जिससे गया है वो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की अट्रैक्शन बन जाएगी। अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अब ये देखें, ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है जिसमें हमने एलिमेंट्स को अलग-अलग किया होता है, उसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं। वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं एलिमेंट्स के। ज़ाहिर है एलिमेंट दो तरह के हैं, एक नेचुरली हैं जो पहले से कुदरत ने बनाए हुए हैं, वो 90 समथिंग है, इतने के हैं, और वो हमने डिस्कवर किए हुए हैं, और कुछ जो हैं वो साइंटिस्ट ने खुद डेवलप किए हैं, खुद बनाए हुए हैं, ठीक है, खुद भी बना सकते हैं, ज़बरदस्त काम है, बड़े हाई लेवल की वो एनर्जी और इस तरह से करके टेम्परेचर दे के तो वो बनते हैं, ठीक है। तो वो कोई 17-18 आई थिंक इतने हैं, तो इस तरह से। लेकिन इनकी और भी कैटेगरीज बनाई हुई है, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, फिर मेटल की भी आगे से अल्कलाइन और अल्कली मेटल्स हैं। अब अल्कली मेटल्स होती हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अल्कलाइन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अल्कली जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी ज़्यादा जल्दी बॉन्ड बना लेते हैं, अल्कलाइन थोड़ा सा कम, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें काम वर्कआउट ज़्यादा उनको करना पड़ता है। सो कहते हैं अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर देयरफॉर एक्सपेक्टेड टू बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पॉजिटिव को ज़हन में रखना है। पॉजिटिव का मतलब यही है कि पीछे प्लस बने। प्लस कैसे बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इलेक्ट्रॉन किसी और के पास चला जाए। तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना जो है उसको हम कहते हैं कि इनमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, और अगर इलेक्ट्रॉन कोई गेन कर रहा है, ले रहा है, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, नेगेटिव से याद रखना, नेगेटिव मतलब आ रहा है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है।
तो इस तरह से सो कहते हैं एक्सपेक्टेड टू बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स विच विल फॉर्म बॉन्ड, जो बॉन्ड बनाएंगे विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, तो उनके साथ वो बॉन्ड बनाते हैं। आल्दो इन द बिगिनिंग, शुरू में कहते हैं ऑक्टेट रूल प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, तो शुरू में जब हमें पता चला तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये वाला ऑक्टेट रूल इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, येट फर्दर इन्वेस्टिगेशन फाउंड इट इज़ टू बी लेस इंपॉर्टेंट। तो फर्दर जो हायर स्टडीज़ पे आप जाते हैं तो उसमें और चीज़ें भी आ जाती हैं कि बॉन्ड बन क्यों रहे हैं, किस तरह से बन रहे हैं, तो फिलहाल हमारे लिए यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ तक तो हो गई रीजंस कि बॉन्ड बन क्यों रहे हैं, क्या वजह है एंड सो ऑन। अब बॉन्ड को एक्चुअल डिफाइन करना, तो पहला जो डेफिनेशन हमारे पास ये केमिकल बॉन्ड की आ रही है, ये डेड लाइन जो है, अ केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड जो है वो बेसिकली क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आपस में कशिश की कुव्वत है, ठीक है ना। जैसे माँ और बेटे का प्यार होता है, बॉन्ड होता है उनका आपस में, वो बॉन्ड इसीलिए है कि उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। माँ जो है बच्चे से प्यार कर रही है बहुत ज़्यादा, और बच्चा जो है वो भी बहुत ज़्यादा उनसीयत है माँ के साथ, तो उनके दरमियान बॉन्ड है। जितनी ज़्यादा उनसीयत होगी, जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उतना ही वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है, इस तरह से। तो इनका भी यही चक्कर है कि बॉन्ड जो है वो बेसिकली कब बनेगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। वो मैंने बताया कि क्यों बनती है, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन की वजह से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है और वो बॉन्ड बनता है। अ केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, सारे एटम्स ही होते हैं, विच होल्ड देम टुगेदर, जो उनको इकट्ठा रखते हैं, पकड़ के रखती है। ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनको होल्ड करके रखती है इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल। ज़ाहिर है मॉलिक्यूल, जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम मिलते हैं तो H2 जो है वो एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के भी 2 एटम, तो वो भी एक मॉलिक्यूल बनता है। आरा कंपाउंड, जैसे नई चीज़, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बना ले, एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। तो जहाँ सिंपल मॉलिक्यूल हो बन रहा होता है, क्योंकि सेम एलिमेंट होता है ना, तो सेम एलिमेंट के एटम्स मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल उसका बन जाता है, और कंपाउंड एक नई चीज़ बन जाती है। तो ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, इसको ज़रूर याद करें। When atoms of different substances approach each other, वही बात कि मुख्तलिफ एलिमेंट जो हैं, जैसे सोडियम और क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये एक दूसरे को जब अप्रोच करते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, 2 ही काम हो सकते हैं। दे मे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, जब नज़दीक आएंगे तो 2 काम होंगे, या तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी या वो एक दूसरे को धिक्का मार देंगे, ठीक है। वही बात है पसंद और नापसंद। 2 इंसान जब मिलते हैं तो उनको लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा अच्छा है या नहीं अच्छा। अब अच्छा बंदा लगेगा तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, दोबारा भी मिलेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन जब लगता है नहीं यार वो दोनों की नेचर ही नहीं मिल रही हमारी, तो नेचर नहीं मिल रही तो दोबारा मिलने का चांस ही नहीं बनता, क्या मिलना है इस बंदे को, क्योंकि उसके साथ इंटरेस्ट ही नहीं है कोई इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी है या फोर्स ऑफ रिपल्शन होनी है, एक दूसरे को दूर भेजेंगे। इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम डोमिनेट, कहता है अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनकी आपस में अगर वो डोमिनेट करती है, अगर वो ज़्यादा है देन द फोर्स ऑफ रिपल्शन, यानी एक दूसरे को भगाने की फोर्स से वो ज़्यादा है, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब सिस्टम का वर्ड वो क्यों यूज़ करता है कि वो जो दोनों एटम्स आपस में इकट्ठे नज़दीक आ रहे हैं, वो पूरा एक सिस्टम है, ठीक है। उन सारी 2-3 जो चीज़ें हैं उनको जो इकट्ठा हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली एक सिस्टम को पढ़ रहे हैं, ठीक है। द एनर्जी ऑफ द सिस्टम गेट्स लोअर्ड, तो उनकी एनर्जी जो है सिस्टम की वो कम हो जाती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई ना, सुकून आ गया, स्टेबिलिटी आ गई, ठीक है। तो स्टेबिलिटी आती है तो एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, एंड एज ए रिजल्ट द 2 एटम्स विल रिएक्ट, तो दोनों एटम्स फिर रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूल, एक नया मॉलिक्यूल बना लेंगे। कन्वर्सली अगर इसके आप अपोजिट देखते हैं, द 2 एटम्स सिंपली मूव अवे, दोनों एटम चूंकि रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो फिर वो आराम के साथ इधर उधर किसी और तरफ चल पड़ते हैं, किसी और को ढूंढते हैं कि जो उनके लेवल का बंदा होगा। वो कहते हैं चल जा तू मेरे लेवल का ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन भी है, ये जो चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हुई हैं उसकी डेफिनेशन है, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट है, जो एटम के इर्द गिर्द जो उसके शेल्स होते हैं, वो जो अरेंजमेंट है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन शेल्स एंड सब शेल्स,
ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स की हमने बनाई हुई है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो ये बहुत ही अहम डेफिनेशन है किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है। तो हम ये लिख के देंगे उसको कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब हमने लगाई हुई है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। अब आगे बॉन्ड्स की किस्में हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल आ जाता है, भाई बॉन्ड की, ये जो केमिकल बॉन्ड बन रहा है इसकी किस्में कितनी हैं। तो ये 3 किस्में हमारे सामने मौजूद हैं, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल हम आयनिक बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। अब देखें आयनिक बॉन्ड है क्या। दिस केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कहते हैं ये बॉन्ड जो बनता है एज ए रिजल्ट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। क्यों बनता है, क्योंकि एटम्स के अंदर रुझान होता है इलेक्ट्रॉन दे देने का या इलेक्ट्रॉन्स ले लेने का, वो पीछे हमने डिटेल में पढ़ा, ठीक है। टू अक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसको वो हासिल कर ले, किसकी हासिल कर ले, ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। नोबल गैसेस पड़ी थी ना, जिनकी आउटर मोस्ट शेल जो हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, कंप्लीट होते हैं, या 2 होते हैं या 8 होते हैं, तो उनकी तरह बनना चाह रहा होता है एटम्स। तो उनकी तरह उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उनको वो हासिल करेगा। तो हासिल कैसे करेगा, या इलेक्ट्रॉन दे देगा या इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो आयनिक बॉन्ड में बेसिक जो चीज़ याद रखने वाली है वो यही है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है, इलेक्ट्रॉन फिजिकली उठ के दूसरे के पास चला जाता है। तो ये हमें याद रखना है। कहता है लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिंपल एंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। ये वही सोडियम क्लोराइड है जो आम नमक है हमारे पास, टेबल साल्ट जिसको हम कहते हैं। तो कहते हैं ये कैसे बनता है, जाहिर है सोडियम और क्लोरीन से बनता है। तो कहता है उसी की एग्जांपल हम लेते हैं। दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ये कंपाउंड जब बनेगा व्हेन द एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट केमिकली, जाहिर है रिएक्ट करेंगे। अब वो रिएक्शन कैसे होगा वो आगे बताएगा। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स आर शोन। अब पहले जो उनकी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो दिखा रहा है कि सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 11 है। अब एटॉमिक नंबर 11 होने का मतलब क्या है कि इसमें प्रोटॉन्स भी 11 हैं, इलेक्ट्रॉन भी 11 है। हमें इलेक्ट्रॉन पे ध्यान देना है कि 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम के पास, और क्लोरीन के पास जो है वो 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब वो इनकी फिर आगे जो शेल्स और सब शेल्स हैं वहाँ पे वो कैसे पड़े होंगे वो हमने देखना है। अब सोडियम के 11 हैं तो पहले शेल में तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही होते हैं, तो 2 वहाँ डाल दिए। अब उसके बाद पीछे कितने रह गए, 11 में से 2 निकल गए तो 9 रह गए। अब उससे अगले वाले में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, तो उस वाले में 8 रख देंगे। तो सेकंड जो शेल है वो भी पूरा हो गया, 8 और 2 10 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन अभी रहता है, वो तीसरा फिर इलेक्ट्रॉन जो एक रह गया है वो थर्ड शेल के अंदर चला जाएगा। अब वो जो बाहर वाला आउटर मोस्ट शेल है सोडियम का, उसमें पर 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह क्लोरीन में आए, क्लोरीन के भी पहले में 2 हैं, अगले में 8 हैं, 10 बनते हैं, लेकिन अब 7 अभी बाकी हैं क्लोरीन के, तो वो थर्ड के अंदर 7 हैं। तो शुरू में हमने पढ़ा था टेंडेंसी क्या होती है कि बजाय वो जो सोडियम है जिसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वो कहे मैं 7 ले लूँ, वो कहेगा मेरा 1 चला जाए। तो सोडियम का जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये निकलेगा, क्योंकि सोडियम जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे के खुद पॉजिटिव होना है, ठीक है। और क्लोरीन जो है इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ने आना है, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है या डेफिनेशन है, वो आ सकती है। बहरहाल आगे क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ सोडियम एटम इज ट्रांसफर्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा सोडियम में से, टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द क्लोरीन एटम, मैंने आपको बता दिया। एंड इन डूइंग सो, और ये करते हुए, काम करते हुए, बोथ दीज एटम्स अक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैसेस, दोनों नोबल गैसेस बन जाएंगी, क्योंकि यहाँ से ये 1 निकल जाएगा तो पीछे देखे उसका 8 वाला जो शेल है वो पूरा है, इसके पास जब 7 के पास ये वाला 1 ने आ जाना है तो यहाँ पे भी 8 पूरे हो जाने हैं। तो दोनों की नोबल गैसिंग वाली जो कन्फिगरेशन है वो पूरी हो जाएगी। और ये साथ उसने देखें वो इक्वेशन की टाइप में भी लिख के दिया है। Na जो है उसमें से तीर का निशान लगा के तो दिखा रहा है कि उसमें से देखें 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन को ई कहते हैं, और उसके ऊपर माइनस, क्योंकि जाहिर है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जब निकल गया है तो पीछे सोडियम जो पीछे बाकी बच गया है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, प्लस का साइन आ जाएगा। यही मैं बता रहा हूँ ना, आयन बनते हैं,
ये आयंस की आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होती है। और क्लोरीन के पास हो रहा है कि यही जो E माइनस है वो देखें आप क्लोरीन के पास आ गया है, उसको कहेगा भाई जी मुझे भी अपने पास रख लो, और जब वो पास रख लेगा क्लोरीन अपने, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जायद हो गया। और फिर एक्चुअल जो रिएक्शन है या एक्चुअल जो उनकी वो केमिकल इक्वेशन बनती है वो नीचे उसने बना के दी है। Na+Cl आफ्टर रिएक्शन, इसको हम आफ्टर रिएक्शन पढ़ते हैं। Na+ आयन और Cl माइनस, वो सारे प्लस माइनस हैं, बॉन्ड बन के वो इकट्ठे बैठ के। और इसको दूसरी तरह से भी ये उसने एक्सप्लेन किया है कि भाई देखें जी सोडियम के अंदर एक ये जो क्रॉस, रेड का क्रॉस लगा हुआ है ना, आउटर मोस्ट शेल दिखाया हुआ है जी, एक इलेक्ट्रॉन है उसका। और ये देखें यहाँ पेयर दो दो बने हुए हैं और टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के। और जाहिर है कि उसने तीर का निशान लगा के बताया उधर चला गया एंड सो ऑन, वो सारा उसने क्लियर किया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। आगे कहता है सिमिलरली सोडियम आल्सो रिएक्ट विद फ्लोरीन एंड ब्रोमाइन। अब जाहिर है सोडियम खाली क्लोरीन के साथ तो नहीं ना रिएक्ट करना, अब दुनिया के अंदर लाखों कंपाउंड है, मैं लाखों कह रहा हूँ, मे भी करोड़ों होंगे, आप देखिएगा गूगल करें, मेरा है करोड़ों की तादाद में डिफरेंट तरह के कंपाउंड हैं, जो कुछ तो नेचुरली हैं, कुदरती तौर पे मौजूद हैं, कुछ हम खुद से भी रिएक्शंस करवा रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा कंपाउंड जो है वो मौजूद है। तो सोडियम जो है औरों के साथ भी रिएक्ट करता है, फ्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, टू गिव सोडियम फ्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड रिस्पेक्टिवली, ज़ाहिर जो उनके फिर नाम बन जाएंगे। इट शुड बी नोटेड हेयर, कहता है ये आपने ध्यान रखना है, दैट एन इलेक्ट्रॉन आर इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा, विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शन में ज़ाहिर हिस्सा ले रहा है, जो ज़ाहिर एक जगह से उठ के दूसरी जगह जा रहा है, कम ओनली फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, ये हमने पहले ही बताया, क्योंकि बाहर वाला जो शेल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने हैं, अंदर वाले तो वैसे ही पूरे हैं, ठीक है, वो अपनी जगह कंप्लीट हैं, स्टेबल हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर जाने की। जो सबसे बाहर वाला शेल है वहाँ से इलेक्ट्रॉनों ने निकलना है और दूसरे अगेन अगले जिसके पास जाना है उसका भी आउटर मोस्ट शेल के पास ही जाना होता है। तो ये बहरहाल वो कह रहा है कि आउटर मोस्ट शेल। तो सोडियम क्लोराइड formed as a result of chemical reaction mentioned on the previous page contain the positively charged sodium ion and the negatively charged, जाहिर है वही बात, Na+ बन जाता है, क्लोरीन के से ऊपर नेगेटिव आ जाता है। These oppositely charged ion, ये वही बात बार बार आ रही है कि ये जो इन दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज है, एक पे प्लस है एक पे नेगेटिव है, देन हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो बात बार मैं बता रहा हूँ आपको कि जी इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। द केमिकल बॉन्ड दस फॉर्म्ड, तो कहता है इस तरह से जो बॉन्ड बनता है इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड का एक और नाम आ गया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये भी आपने याद रखना है। अब बजाय वो आयनिक इलेक्ट्रोवैलेंट कह दे तो आपको पता ही ना चले। एंड द कंपाउंड हैविंग सच अ बॉन्ड, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें ये वाला बॉन्ड होता है, आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। अब ये भी डेफिनेशन है कि आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, तो आप सिंपल कह सकते हैं भाई वो कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड की वजह से बनते हैं, ठीक है ना, तो उनको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। आगे एक और एग्जांपल उसने दी हुई है, कैल्शियम एंड अल्कलाइन अर्थ मैटर लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैल्शियम में से देखें 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये 2E- हो गया, ठीक है, तो पीछे Ca+2, ये असल में वैलेंसी होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं आए हैं, चूंकि 2 गए हैं ना तो +2 लिखेंगे, 3 जाएंगे तो +3 लिखेंगे, 1 जा रहा है तो +1, इसको वैलेंसी पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएंगे। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, अब जाहिर है किसी ना किसी ने उसको अचीव करना है, पकड़ लेना है, तो यहाँ क्लोरीन जो है अपनी हिदमात पेश कर रहा है कि भाई मेरे पास आ जाओ तुम दोनों। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन उसके पास चले जाएंगे क्लोरीन के पास, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव है, क्लोरीन पे नेगेटिव है, तो कैल्शियम क्लोराइड एक नई चीज़ डेवलप हो जाएगी। ये अगेन यहाँ पे भी उसने बताया, क्लोरीन के देखें 2 एटम, एक ये पड़ा हुआ है एक ये वाला है, और एक कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा है। क्लोरीन के पास आपको पता है सिर्फ एक एक की जो है वो कमी है, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर को चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, तो फिर तीनों का आपस में बॉन्ड बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड जो है उस तरह से एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये बन जाते हैं। अब एक्सरसाइज छोटी सी है इसकी, ये पढ़ लें और फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं, इतना इनफ होता है। तो पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड, कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अब जाहिर है कि आयनिक बॉन्ड उन्हीं ने बनाना है जिनके अंदर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की या इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, और इनको हम अक्सर ये कहते हैं कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं। ज़्यादातर यही हैं कि मेटल्स के अंदर टेंडेंसी है लूज करने की, नॉन मेटल अक्सर जो है उनको गेन करती हैं। तो ये भी आप प्रॉपर्टीज़ की कह सकते हैं।
कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में, या फिर शुरू में ये बात बता दें कि जिनमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है, जिनमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी है, वो एलिमेंट्स जो है वो क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और नंबर 2 क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एन आयनिक बॉन्ड टू बी फॉर्म्ड। अब आयनिक बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन वही है जो हम बात कर रहे हैं कि उनके दरमियान टेंडेंसी हो लूज करने की, गेन करने की, मेटल्स होने चाहिए, नॉन मेटल्स होने चाहिए। कोई 1-2 पॉइंट मैंने और भी लिखा था, ठीक है। डोनेट और एक्सेप्ट करना, वही बात आ गया, इलेक्ट्रॉन का एक डोनर हो, एक एक्सेप्टर हो। आइंस का बनना ज़रूरी है, जैसे प्लस का आइन, माइनस का आइन, यही सारी बात हमने की है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनके दरमियान डेवलप हो जाए। एक और बात बड़ी ज़बरदस्त मैंने वो निकाली वहाँ से, वो कहता है इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए। अब मे बी वो आपके लेवल से थोड़ा हायर होगा, या मे बी आगे कहीं आ जाए, तो वहाँ तफसील से हम पढ़ लेंगे। तो ये पॉइंट अगर आप इसमें डालना चाहें तो कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फ़र्क है वो 1.7 से अगर ज़्यादा हो तो फिर ये आयनिक बॉन्ड जो है वो डेवलप होता है। अगर 1.7 से कम है, और डेफिनेटली ये वही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यही बताया ना कि इलेक्ट्रॉन को दे देना, इलेक्ट्रॉन को वसूल कर लेना, ये वही है, ठीक है। तो वही बेस सारी जो है हम इसमें डेवलप कर रहे हैं। तो ठीक है जी, ये हमारे ये 2 सवाल थे। नेक्स्ट इंशाल्लाह ये जो हमारा आगे है ना, ये कोवलेंट बॉन्ड, इसको हम पढ़ते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।